हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स इसके नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, वैसे ये बेसिकली सिंपल है। ठीक है, ध्यान से आप सुनोगे, बार बार वीडियो मेरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल आसान है। बुक्स में भी थोड़ा सा टिपिकल करके बताया गया है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, आपको पहले भी बताया था मैंने। एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो पुराने ज़माने की थ्योरियाँ थी उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे क्लासिकल सॉन्ग होते हैं ना, पुराने ज़माने के सॉन्ग, पुराने सॉन्ग्स को क्या बोलते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल सॉन्ग्स। इसी तरह से पुरानी थ्योरियों को क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, उस टाइम पे क्योंकि रिसर्चेज कम हुई थी तो वो सभी बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। उसके हिसाब से एटम का जो कोई बढ़िया वो मॉडल नहीं दिया जा सका था। जितने भी मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस होके दिए गए थे वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है सभी बातों को इन्वॉल्व नहीं करती थी। उस टाइम सभी बातों की रिसर्च नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाइड इजीली, आसानी से ही अप्लाई होती है। इट कैन बी अप्लाइड इजीली ऑन द ऑब्जेक्ट्स। उन चीज़ों पे तो ये काम करती है क्लासिकल मैकेनिक्स विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे पत्थर फेंक रहे हैं या बस चल रही है, उन चीज़ों पे तो अप्लाई होती है। पार्टिकल नेचर के बारे में बताया मेनली उसने, विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज बट इट फेल्ड। लेकिन ये फेल हो जाती है, बट इट फेल्ड विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो फेल हो जाती है, ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि उस क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी उस टाइम पे। जैसे बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पता लगा कि लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। फिर उसके बाद ये पता लगा कि मैटर के भी ड्यूअल नेचर होते हैं, भी इलेक्ट्रॉन चलता है, वो भी पार्टिकल के रूप में भी चलता है और वेव के रूप में भी चलता है। उस टाइम पे ये बातें पता नहीं थी। इट फेल्ड विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में फेल हो जाती है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। जब अपन इसको स्टडी करते हैं ना तो इसके केस में ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। तो एक नई चीज़ आई जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इट वाज गिवन बाय हेज़नबर्ग एंड इट वाज कलेक्टिवली गिवन बाय इरविन स्कॉडिंगर। हेज़नबर्ग एंड स्कॉडिंगर ने दिया 1926 में। हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी था, आपने पढ़ा है ना, कल पिछले लेक्चर में कराया था। हेज़नबर्ग and Schrödinger। This quantum mechanics was collectively given by Heisenberg and Schrödinger in 1926 1926 में दिया उन्होंने। इसमें उन्होंने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा है। ये एक नया मॉडल मान सकते हो आप। इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा है। पहला ध्यान रखा है कि ड्यूअल नेचर ऑफ, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मैटर की नेचर दो होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का ध्यान रखा है। और उन्होंने इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़नबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको भी ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। कुछ खास नहीं है इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसमें इन्होंने एक इक्वेशन दी है जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर वेव, शॉर्डिंगर भी बोलते हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, कैसे भी बोल सकते हैं।
दे गेव एन इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको क्या बोलते हैं, स्कोर SCHORDINGER, इसको याद कर लो स्पेलिंग को, स्कोर्डिंगर वेव इक्वेशन। आपके सिलेबस में नहीं है ये इक्वेशन MSc वगैरह में आती है, आपको जरूरत नहीं है इसको याद करने की, पहले हमारे सिलेबस में हुआ करती थी, हम बच्चों को कराया करते थे पहले, अब जरूरत नहीं है इसको करने की। स्कोर्डिंगर वेव इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी मैथमेटिकली, एक इक्वेशन दे दी जिसको क्या बोलते हैं, स्कोर्डिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें कुछ बातें पता लगती हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, एनर्जी उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और डिफरेंट शेप्स ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अपन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करें ना तो दिस गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया जानकारी देती है, गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी देती है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम एटम की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर ही पाया जा सकता है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, एटम की मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट आपका मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज भी चल रहा है, और ये पूरी तरह सक्सेसफुल है, हर एक फैक्ट को समझाने में, हर एक बात को बताने के लिए पूरी तरह से सक्सेसफुल है। तो इसके अंदर मेन 2 या 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन से हमें पता लगता है, एक साई का पता लगता है, एक साई स्क्वायर का पता लगता है, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 चीज़ें हैं, इनका पता लगता है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स अस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, solution of this equation tells us about the, ये याद रखो सिंबल है साई, हमें साई बताती है और हमें साई स्क्वायर बताती है। आजकल कम आता है कंपटीशन में, पहले बहुत क्वेश्चन आया करता है इसके ऊपर। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द साई एंड साई स्क्वायर, ठीक है ना। तो व्हाट इज साई, साई क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, संभावना बताती है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे, इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट टेल्स अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव बताती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है। इट टेल्स अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में चलता है, तो उस वेव का आपको बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि कितनी वो वेव ऊपर की साइड जाती है और कितनी वो वेव नीचे की साइड जाती है, उसके बारे में बताता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, उसके बारे में बताता है ये साई, इसको साई बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा, PSI साई, ठीक है। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, 2 फंक्शन मिलते हैं हमें इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन से, एक का नाम है साई, एक का नाम है साई स्क्वायर। साई हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना एटम के अंदर न्यूक्लियस से बाहर, वो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, और एम्पलीट्यूड का जब स्क्वायर कर देते हैं तो वो डेंसिटी आ जाती है। तो डेंसिटी बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाएंगे न्यूक्लियस के बाहर, वो बताता है डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और मेन समस्या तो ये आ रही है, अब ये तो पता लग गया था सभी साइंटिस्ट को कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे काट रहे हैं, चक्कर कहाँ काट रहे हैं, कहाँ पाए जाएंगे, समस्या तो मेन ये है, इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं लग रहा था लोगों को। इसके हिसाब से इसने उस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, कैसे शेप होएगी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, उसके बारे में ये बताता है साई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा।
बोहर ने एक कंसेप्ट दिया था, उसका नाम क्या था, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है कि पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। बोहर ने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास का वो रास्ता, न्यूक्लियस के आसपास की वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा होता है, 2 डायमेंशनल, जैसे चूड़ी होती है ना 2 डायमेंशनल, वैसा होता है। बोहर ने कहा था फिक्स कक्षा में चक्कर काटता है, ना तो अंदर जा सकता ना अपने ऑर्बिट से बाहर जा सकता। लेकिन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें एक नया कंसेप्ट, नई बात पता लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोहर ने बताया ऑर्बिट और स्क्रॉडिंगर ने बताया ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंस है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। व्हाट इज ऑर्बिटल? वो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से कहते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास का इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट तो किया ही नहीं जा सकता। अगर आप इसकी पोजीशन बढ़िया ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम नहीं पता लगेगा। अगर मोमेंटम अच्छे ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पोजीशन चेंज कर लेगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ, पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ें साथ साथ और ठीक ढंग से पता लगाना बहुत मुश्किल है। पता लगाई नहीं जा सकती। मुश्किल क्या है, पता लगाई नहीं जा सकती। तो पता नहीं लगाई जा सकती तो हम क्या पता लगा सकते हैं, हम संभावनाएं तो पता लगा सकते हैं। हम संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा सकता है। तो ये जो नई पिक्चर है ना, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये संभावनाओं पे चलती है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो ऑर्बिटल क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास का वो इलाका जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं कैसी होती हैं, 95% होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। मैं अपने फ्रेंड को गया ढूंढता हुआ, उसके घर गया, मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी जी मेरे को राकेश से मिलना है। तो आंटी कहती कि है नहीं, राकेश तो घर पे नहीं है। तो मैंने कहा ज़रूरी काम था मेरे को, तो उससे मिलना ही है, कहाँ मिल सकता है? तो उसने मेरे को बताया कि वो या तो पार्क में जाता है, या फिर संजय के घर पे मिलेगा, या फिर वो यहाँ पर जाके कैरम बोर्ड खेल रहा होगा, या फिर वो यहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा। साल में 1-2 बार वो दिल्ली चला जाता है, पूरे जीवन में 1-2 बार वो अमेरिका भी चला जाता है। तो उसके पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा, राकेश के पाए जाने की संभावनाएं इस एरिया में है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, बहुत पास भी पाया जा सकता है, बहुत दूर भी पाया जा सकता है। लेकिन जहां पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, कितनी, 95% संभावनाएं होती हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब अपन इलेक्ट्रॉन को लोकेट तो कर ही नहीं सकते कि यहाँ, जैसे बोहर ने कहा था कि यहीं पाया जाएगा, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को ठीक ठीक और एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल है साथ साथ। तो जब अपन एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं भी कहाँ पाया जा सकता है। 95% उसके पाए जाने की संभावनाएं जहाँ पर हों उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ये कैसा पाथ है, 3 डायमेंशनल पाथ है। ये क्या कहता है, यहीं पाया जाएगा, फिक्स है। इसमें क्या है, संभावनाएं हैं, इसमें पाए जाने की संभावनाएं 95% संभावनाएं पाई जाने की। ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना। ये जो ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को फॉलो नहीं करता। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से तो आपको कल बताया था ना मैंने, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना चाहिए, बोहर कहता है ऐसे तो घूम ही नहीं सकता। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से नहीं है, ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से है। तो ये सभी चीज़ों को फॉलो करता है। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज द रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस, ब्रह्मांड का वो इलाका, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। बच्चों ये लेक्चर सुनना है आपने पहले तो बार बार इसको सुनो, बार बार मेरी वीडियो को देखो, और उसके बाद बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है ना आपको बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे वो, क्योंकि आपको एक बार बेस क्लियर कर दिया ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप किसी भी बुक को लेके पहले सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसके अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस तरह से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और हमारा एम क्या है आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में आपको बताऊंगा हमारा एम क्या है, 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 और टॉप रैंक इन द कॉम्पिटिशन्स, ये हमारा एम है। तो कैसे तैयारी करनी है आपको बता दिया, वीडियो सुनो, लेक्चर सुनो बार बार, जब वो क्लियर हो जाए कंसेप्ट बिल्कुल, उसके बाद कोई भी बुक बढ़िया सी लेके उसके पीछे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, पहले सॉल्व क्वेश्चंस करो। सॉल्व क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर लेंगे।
region in space. What is orbital? It is region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. न्यूक्लियस के आसपास का वो इलाका इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के आसपास का वो इलाका जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। कितनी ज़्यादा होती हैं? 95% होती हैं। उस इलाके को, उस एरिया को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है ना। इट इज़ द रीजन इन स्पेस, ब्रह्मांड का वो इलाका कहाँ पर? ब्रह्मांड का न्यूक्लियस के आसपास जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कैसी होती हैं? मैक्सिमम। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। आपको बाद में कराया जाएगा ऑर्बिटल, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल होते हैं, बाद में हम कराएंगे आपको ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? सिंपल सी एक इक्वेशन है स्कॉर्डिंगर ने दी, स्कॉर्डिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। उसके सॉल्यूशन से अपने को क्या पता लगता है? साई क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एंड साई स्क्वायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है ना। और उसने एक और बात बताई, ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल? ब्रह्मांड का वो इलाका न्यूक्लियस के आसपास जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कैसी हैं? मैक्सिमम। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बस यही करना है अपने सिलेबस में, यही है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें कुछ और बातें भी पता लगती हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे। इसको बहुत अच्छी ढंग से करना है। मेरे से आसान कोई नहीं करा सकेगा आपको। बार बार वीडियो देखें, बार बार इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नींद में भी सॉल्व कर लोगे आप। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? रीड की हड्डी इस चैप्टर की क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बिना आगे भी केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे। क्वांटम नंबर पे मास्टरी होनी चाहिए। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम में स्पेलिंग क्वांटम PUM होता है। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। मेरे घर का एड्रेस पूछना है किसी ने, मेरे घर का एड्रेस पूछना है। अमेरिका से किसी ने चिट्ठी लिखनी है मेरे को, तो क्या लिखेगा? मेरे घर के एड्रेस में क्या क्या चीज़ें लिखेगा? सबसे पहले नीचे क्या लिखेगा? इंडिया। अमेरिका से चिट्ठी लिख रहा है तो किस कंट्री में जाएगी चिट्ठी? इंडिया में जाएगी ना। कौन से कंट्री में जाएगी? तो इंडिया इज इम्पोर्टेंट, इंडिया। फिर क्या लिखेगा वो? इंडिया में कहाँ जाएगी? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ जाएगी? हिसार। हिसार में कहाँ जाएगी? GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो कुछ बातें मेरे एड्रेस में हैं। मेरे एड्रेस में 4-5 बातें हैं, अगर जिनको लिख देंगे तो चिट्ठी बिल्कुल सही मेरे एड्रेस पे ही पहुंच जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है न्यूक्लियस में, कहाँ पे है? संभावना व्यक्त कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ढूंढना है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ढूंढने के लिए अपने को 4-5 बातों की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे को पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए 4-5 बातों की जरूरत पड़ रही है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ढूंढने के लिए 4-5 बातों की जरूरत पड़ती है। उन बातों को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। या आप कह सकते हैं क्वांटम नंबर शॉर्ट में कह दो कि दीज आर द एड्रेस टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। इलेक्ट्रॉन एटम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? उसका एड्रेस क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर्स। तो दीज आर द 4 नंबर्स। 4 होते हैं 4 नंबर्स। These are the 4 numbers required. These are the 4 numbers required to locate electron in an atom. Locate electron in an atom. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए 4 नंबरों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्वांटम नंबर्स 4 नंबर होते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। न्यूक्लियस के आसपास है ये तो पता है, लेकिन है कहाँ ये नहीं पता। संभावना व्यक्त कर रहे हैं अपन। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए 4 नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो ये 4 होते हैं। दीज आर 4 NLMS। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
पहला होता है 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा मैं, आसान शब्दों में चीज़ समझ में आ जाती है। डिफ़िकल्ट चीज़ें अगर बताई जाएँ तो समझ में नहीं आती और बंदा उसको छोड़ ही देता है, छोड़ यार मैं नहीं करता। तो इसलिए तरीका क्या होता है टीचर का, पहले आसान आसान चीज़ें कराए ताकि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बच्चा हिम्मत कर सके और आगे एडवांस चीज़ें पढ़ने के लिए। लोग क्या करते हैं, पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें करा देते हैं ताकि उनकी तो इमेज हो जाए बढ़िया, बच्चे को लगे यार टीचर बहुत हाईफाई है। बस हाईफाई टीचर रह जाता है, बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा सीख नहीं पाता। तो टीचर को क्या चाहिए कि पहले इजी कराए ताकि बच्चे को बड़ा मज़ा आए और वो कर ले, और फिर वो डिफ़िकल्ट भी कर सके बाद में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर द एड्रेस टू द इलेक्ट्रॉन। ये 4 नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एटम में ढूंढने के काम आते हैं। 4 नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा आपको, स्पिन क्वांटम नंबर। मेरी टीचिंग की खास बात ये है, सिंप्लिसिटी। मैं बहुत आसान शब्दों में बच्चे के दिमाग में डाल देता हूँ बात, और जो बात बच्चे के दिमाग में चली गई ना, वो उसको रट्टा नहीं मारना पड़ता और उसको बार बार रिवीजन नहीं करनी पड़ती, और उसको 50 सालों तक भी याद रहेगा। 50 साल भी बाद भी आपको कभी सुनोगे ना तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, हाँ क्वांटम नंबर सर ने कराया था। स्पिन क्वांटम नंबर, तो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ध्यान रखना है स्मॉल और कैपिटल का। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से। एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। तो एन एल एम एंड एस, एन एल एम एंड एस। एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक को पढ़ेंगे। बट आर दीज हैं क्या, ये एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, कहाँ पड़ा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए इन चारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बड़ा मजेदार है, समझ में आने के बाद आप आगे करेंगे ना, आपको इतना मजा आएगा पूछो ना। और जिनको नहीं समझ में आता उनको पसीने छूटते हैं, सर क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं लगता उनको। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल और मेन लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये हमें ये बताता है कि किस मेन शेल में या किस मेन लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जाते हैं ना, मेन फाइल, फिर उसके अंदर और फाइलें, फिर फाइल के अंदर फाइल, इस तरह से ही होता है। एक होती है मेन शेल, किस मेन शेल में, मेन शेल में कई सारी सब शेल, उन सब शेल के अंदर कई सारे ऑर्बिटल, इस तरह से होता है। तो इट टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मेन शेल और मेन लेवल in which electron is found, in which electron is present, electron is present। ये हमें बताता है मेन शेल या मेन लेवल, इस जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। It tells us about the main shell or main level in which electron is present। ये हमें मेन शेल या मेन लेवल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है, मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है, तो 2 चीजें बताता है ये हमें, इससे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलती हैं मेनली। मुख्य शेल बताएगा, अगर शेल पास है, इसका मतलब अगर पास है, एन की वैल्यू हो सकती है, एन की वैल्यू ध्यान रखें पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये एन की वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर 1 है तो क्या कहेंगे अपन, कौन से शेल में है, के, ये के एल एम एन बोहर ने भी बताया था।
अगर दो नंबर है, n की वैल्यू 2 है तो किस में पाया जाएगा l, अगर n की वैल्यू 3 है तो किस में पाया जाएगा m, अगर n की वैल्यू 4 है तो किस में पाया जाएगा n। तो मेन शेल कौन कौन सी होती हैं, k l m n, आगे भी हो सकती हैं लेकिन सारे के सारे एटम जितने भी है ना वो यहाँ तक खत्म ही हो जाते हैं। मेन शेल यही हो सकती हैं, कौन सी, n की वैल्यू 1 तो k, n की वैल्यू 2 तो l, n की वैल्यू 3 तो m, n की वैल्यू 4 तो n। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको कहें कि इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 में है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है कि दूर है, पास है। अगर n की वैल्यू 2 है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, दूर। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो न्यूक्लियस से कैसा हो गया, और दूर। तो क्या जानकारी मिली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पड़ा है या दूर पड़ा है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी के बारे में बताता है। पहली बात हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, पास है या दूर है, ये बताता है। दूसरी बात हमें ये बताता है, बच्चों आपको मैंने बताया था कि आपको याद हो कि अगर बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, बहुत दूर है तो ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, एनर्जी कैसी है, जीरो। जैसे जैसे पास आना शुरू हुआ तो अट्रैक्शन स्टार्ट होगी, एनर्जी घटनी शुरू होगी, पहले जीरो थी तो बाद में कैसी होगी, नेगेटिव, और पास आता गया तो एनर्जी कैसी होती गई, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब पहले शेल में है, मान लो के शेल में है तो एनर्जी कितनी है हम निकाल सकते हैं। बच्चों हालांकि आपको एक बात बता दूं मैं, बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो चुका है, बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन आज भी सारे फार्मूले बोहर के यूज किए जाते हैं, आज भी सारे के सारे फार्मूले बोहर के यूज किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले शेल की एनर्जी अपन निकाल सकते हैं बोहर के फार्मूले से। पहले शेल में एनर्जी कितनी होगी, अगर के शेल में पड़ा तो एनर्जी निकाली जाती है, एल शेल में पड़ा तो एनर्जी पता लगा सकते हैं हम। तो नंबर 2, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें दो चीजें पता लगी इससे, एक तो हमें ये पता लगी कि न्यूक्लियस से दूरी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, दूसरी हमें ये पता लगी कि ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन के पास। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन शेल, ये हमें क्या बताता है, मेन शेल या मेन लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड। इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। वैल्यूज क्या होती हैं, 1 2 3 4, और क्या क्या होता है, 1 मीन्स के, 2 मीन्स एल, 3 का मतलब एम और 4 का मतलब एन, ये याद रखना आपने। सेकेंड, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा है, उसका नाम है एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकंड, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं इसको, एल से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसको एल से दिखाया जाता है, एल से प्रदर्शित किया जाता है इसको, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है, आपको भी बताया मैंने, सब शेल या सब लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन फाउंड। एक मेन लेवल में कई कई सब शेल होती हैं, एक मेन लेवल में कई कई सब शेल्स या सब लेवल्स होते हैं। तो ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल और सब लेवल, सब शेल और सब लेवल in which the electron is present, in which the electron may be found, may be का मतलब क्या, संभावना व्यक्त करनी है हमने, हमें पक्के तौर पे तो है ही पता ही नहीं है। क्यों नहीं पक्के तौर पे पता, किसने कहा था पक्के तौर पे नहीं पता, हेजनबर्ग ने कहा था, याद रखो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पक्के तौर पे नहीं पता लगाया जा सकता। सब लेवल और सब शेल इन द इलेक्ट्रॉन may be found
किस सब शेल में या किस सब लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ये हमें पता लगता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से या एंगुलर क्वांटम नंबर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एल से दर्शाया जाता है ये, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। एल की वैल्यूज क्या होती हैं, एल की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 से n-1। एल की वैल्यूज होती हैं, याद रखो इसको, बहुत सिंपल चीज है, 0 से लेके n-1 तक होती हैं, 0 से लेके n-1 तक होती हैं वैल्यूज, समझना है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू अगर 1 है, मान लो पहले शेल में पड़ा इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी बताओ, सोचो अपने आप, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1, तो इसका मतलब मैं 0 लिख देता हूँ, और n-1 क्या हो जाएगा, n तो ये है, तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 ही होगी वैल्यू, समझ आ गई बात। तो अगर पहले शेल में पड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में कितनी सब शेल होती हैं, सिर्फ एक, 0 नहीं होती, 0 तो उसकी वैल्यू है, पहले शेल में कितनी सब शेल होती हैं, एक। 0 का मतलब क्या होता है, एस। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है K-L-M-N, वैसे ही एंगुलर क्वांटम नंबर होता है S-P-D-F। मेन शेल क्या होती हैं, K-L-M-N, इसी तरह सब शेल का क्या नाम होता है, S-P-D-F। अगर वैल्यू 0 है तो क्या बोलेंगे, S। अगर वैल्यू 1 है तो क्या बोलेंगे, P। अगर L की वैल्यू 2 है तो क्या बोलेंगे, D। अगर L की वैल्यू 3 है तो क्या बोलेंगे, F। L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। L की वैल्यू कह रहा हूँ, N की नहीं कह रहा। अगर L की वैल्यू 0 है तो क्या नाम होएगा उसका, S सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल। अगर L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल। अगर L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल, SPDF सब शेल्स हैं ये। मेन शेल कौन सी हैं, KLMN। मेन शेल्स कौन सी हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आती है मेन शेल, KLMN। सब शेल कौन सी हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर से आती हैं, क्या नाम है उनका, SPDF। छोटे लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, वो कैपिटल लेटर्स में थे। चलो करते हैं, वीडियो को पॉज कर लो और अपने आप बच्चों बताओ, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो 0 से लेके n-1 तक होती है वैल्यू, 0 से लेके n-1 तक होती है, तो इसका मतलब एक तो 0 लिख दूं मैं, और n-1 कितना, n कितना 2-1 कितना हो गया 1, तो 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 एंड 1। तो सेकंड शेल में, दिस इज द मेन शेल, सेकंड शेल में कितनी सब शेल हो सकती हैं, 2। सेकंड शेल में कितनी सब शेल हो सकती हैं, 2। कौन कौन सी, S और P, S और P। इसको क्या बोलते हैं, S, और इसको क्या बोलते हैं, P। पहली शेल में कितनी सब शेल, 1, नाम क्या है, S। दूसरी शेल में कितनी सब शेल, 2, कौन कौन सी, S और P। तीसरी में निकालते हैं, आप अपने आप निकालो, वीडियो को पॉज करके अपने आप निकालेंगे। n=3, सपोज n की वैल्यू कितनी है, 3, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, 0 से लेके n-1, 3-1 कितना हो गया, 2, इसका मतलब 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। थर्ड शेल में कितनी सब शेल पॉसिबल है, 3। कैसे निकाला, इस फार्मूले से निकाला, n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू कितनी, 0 से n-1, 0 से n-1, 3-1 कितना हो गया, 2, 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2। थर्ड शेल में कितनी सब शेल हो सकती हैं, 3। थर्ड शेल में कितनी सब शेल हो सकती हैं, 3। नाम क्या क्या है, SPDF, PD, सिर्फ D तक है, 3 हो सकती है, SPD। पहली शेल में एक सब शेल, नाम है उसका S। दूसरी शेल में 2 सब शेल, उनका नाम क्या है, S एंड P। तीसरी शेल में 3 सब शेल, नाम क्या है, S P एंड D। और चौथी शेल में निकालो, अपने आप वीडियो को पॉज करो, अपने आप पता लगाओ, L की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 से n-1, n कितना है, 4 में से घट गया कितना होगा, 3, तो 0 से 3 तक, तो 0 1 2 3,
0 का मतलब क्या होता है S, 1 का मतलब क्या होता है P, 2 मीन्स L की वैल्यू 2 हो तो क्या होएगा D, अगर L की वैल्यू 3 होगी तो क्या होएगा F। तो n इज इक्वल टू 4, मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4, तो एंगुलर या एजिमुथल क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं, कितने सब शेल हो सकते हैं, 4, SPDF। पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, सिंपल सा फार्मूला है, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में कितने सब शेल, 4। ठीक है ना। तो ये दिस इज एंगुलर क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। दिस टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे ओरिएंटेड है ये बताता है। वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस, मेन शेल या मेन लेवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी, उसकी एनर्जी कितनी है, ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर करेंगे, उसका नाम क्या है, थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कहाँ से पैदा हुआ, कैसे आया ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्यों होता है ये। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तभी बात बनेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ये बहुत सिंपल ढंग से करा रहा हूँ मैं आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले का नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम था एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, तीसरे का नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो एक एटम है, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, स्टेशनरी तो है नहीं, ये घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा, और उसके ऊपर चार्ज है। जब कोई भी चार्ज बॉडी घूमती है, रिवॉल्व करती है, तो वो एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो एक छोटा सा चुंबक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक छोटा सा चुंबक है। ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक छोटा सा चुंबक है। और आसपास क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो चुंबक है ना, अपने आप को कुछ इस तरह से कर लेता है, जैसे एक नॉर्थ पोल है, एक अर्थ का नॉर्थ पोल है, एक अर्थ का साउथ पोल है। तो इस चुंबकीय फील्ड के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक चुंबक है, चुंबक के आसपास बड़े बड़े चुंबक रख दिए जाएं तो चुंबक क्या करेगा, उससे डर के अपने आप को कुछ इस तरह से घूमना शुरू कर देगा कि भाई रिपल्शन कम से कम हो, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो। समझ रहे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फत्तू सिंह एक स्टूडेंट था। फत्तू सिंह हर रोज स्कूल जाया करता था, इस रास्ते से वो हर रोज स्कूल जाता था। बहुत शरीफ लड़का था, स्कूल जाता था और सीधे रास्ते से घर आता था। एक दिन उसको कुछ बदमाश टाइप के लड़के मिल गए, वो कहते कल तेरे को पीटेंगे हम, कल हमारे को दिखाई दे गया तो तेरे को पिटाई करेंगे हम। फत्तू सिंह बेचारा शरीफ सा लड़का था, डर गया वो। उसने पूछा मम्मी से घर पे जाके, मम्मी ऐसे ऐसे बच्चे पीटेंगे, क्या करूं। मम्मी उसकी बड़ी चालाक थी। मम्मी कहती बेटा क्या बात है, सिंपल सी बात है, तू उस रास्ते से ना जाइयो, वो मकान वगैरह पड़ते हैं, उन मकानों के बीच में से होके ऐसे चले जाना आप स्कूल में, फिर उनको तू मिलेगा ही नहीं, तो पीटेंगे कैसे। फत्तू सिंह ने उनसे डर के अपना रास्ता बदल दिया। पहले उसका रास्ता कैसा था, सीधा। इलेक्ट्रॉन को कैसे घूमना चाहिए, सीधा घूमना चाहिए। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये भी बेचारा छोटा सा चुंबक है, लेकिन ये बड़े चुंबकों के असर के कारण ये चुंबक जो है ना अपना रास्ता बदल देता है। इस रास्ता बदलने की प्रोसेस से जो शेप बन जाती है, उसकी पर्टिकुलर शेप बन जाती है घूमने की, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ड्यू टू इसको लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड बॉडी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, सभी को पता है कौन सा चार्ज होता है, हम सिद्ध कर चुके हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड व्हेनेवर ए चार्ज बॉडी मूव्स, व्हेनेवर